वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे परमाणु संरचना के अंदर एक टॉपिक है, इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। परमाणु का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो आपका असतत तथा रेखीय होता है। हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत तथा रेखीय होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका असतत तथा रेखीय होता है। होता क्या है कि जैसे ये अपन बात करते हैं परमाणु की, ये परमाणु के अंदर नाभिक हो जाएगा, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ऐसे कोश चलते रहते हैं। जब परमाणु आद्य अवस्था में या निम्न अवस्था में होता है उस समय जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से आपके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने पर यहां से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से आपके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पे स्थायी नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्थायी करने के लिए पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है उस समय उस इलेक्ट्रॉन ने जो ऊर्जा ग्रहण कर रखी है उस ऊर्जा को वह तरंग दैर्ध्य के रूप में उत्सर्जित करता है। इन सभी तरंग दैर्ध्यों के सम्मिलित रूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर पड़ा हुआ था, उसने वहां से ऊर्जा को ग्रहण किया। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो निम्न ऊर्जा स्तर से आपके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। वहां जाने के बाद अपने आप को स्थायी करने के लिए जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है उस समय उसने जो ऊर्जा को ग्रहण कर रखा है उस ऊर्जा को वो उत्सर्जित करता है, जो हमको तरंग दैर्ध्य के रूप में दिखाई देती है। उस तरंग दैर्ध्य के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, जिनकी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती हैं, जिसके सम्मिलित रूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जिसके सम्मिलित रूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा को ग्रहण करके पहुंचता है उस समय वो अवस्था हो जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है उस समय निश्चित तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जन करता है। जब अपन इस तरंग दैर्ध्य का सम्मिलित जो रूप जो होता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है उस समय इन स्पेक्ट्रमों की जो निश्चित श्रेणियां बनती हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह असतत तथा रेखीय बनता है, जिसकी अलग अलग श्रेणियां बनती हैं। जैसे देखना, जैसे मान लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन आपके ये मूल अवस्था में पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आद्य अवस्था कहते हैं। और आद्य अवस्था में इसका मान होता है n बराबर 1 कक्षा, अर्थात n बराबर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका n बराबर 2।
ये n बराबर दूसरा कोष या दूसरी कक्षा कहलाएगा। ये n बराबर तीसरी कक्षा कहलाता है। ये आपके n बराबर चौथी कक्षा हो जाएगा, n बराबर चौथी कक्षा। ये आपके n बराबर पांचवी कक्षा, और ये आपकी n बराबर छठी कक्षा, और ये आपका हो जाएगा n बराबर सातवीं कक्षा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तरीय यहां से कहां जाता है, पहले में जा सकता, पहले से दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, 4, 5, 6, 7 जा सकता है, और वहां से जब ये नीचे गिरता है तो उसकी एक तरंगदैर्घ्य बनती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा से गिर रहा है, पहले कक्षा में गिर सकता है। ये आपके तीसरी कक्षा से पहले कक्षा में गिर सकता है। ये आपकी चौथी कक्षा से भी पहले कक्षा में गिर सकता है। पांचवी कक्षा से भी आपके पहले कक्षा में गिर सकता है। छठी कक्षा से भी आपके पहले कक्षा में गिर सकता है। और जो सातवीं कक्षा है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या गिरेगा, आपकी पहले कक्षा में गिरेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से जब n बराबर पहले कक्षा में गिरता है, और जो लाइनें प्राप्त होती है इसको एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं लाइमेन श्रेणी कहते हैं। इसको बोलते हैं लाइमेन श्रेणी कहा जाता है। और ये जो लाइमेन श्रेणी है वो अपने आपके पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देती है, बनती है। पराबैंगनी लाइट के अंदर आपके ये लाइमेन श्रेणी का निर्माण हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपकी सातवीं से पहले भी गिरे, छठी से पहले भी गिरे, या पांचवी से पहले भी गिर सकता है, चौथी से पहले भी गिर सकता है, तीसरी से पहले भी गिरेगा, या दूसरी से पहले भी गिरता है, उस समय स्पेक्ट्रम में रेखाओं का एक श्रेणियां प्राप्त होती है। इन श्रेणियों को अपन बोलते हैं लाइमेन श्रेणी, जो पराबैंगनी प्रकाश में बनती है। लाइनें श्रेणी के अंदर मान लो मुझे तरंगों की संख्या निकालनी है, कितनी लाइनें बनती है, उन लाइनों की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 हो जाएगा। n का मतलब जिस कक्षा से गिर रहा है वहां से, और माइनस शब्दों को एक करना है। n का मतलब क्या होता है, आपकी उच्चतम कक्षा हो जाती है। जैसे सातवीं कक्षा उच्चतम कक्षा कहलाएगी, यहाँ से गिरता है तो n-1, यानी कि लाइमेन श्रेणी के अंदर कुल जो रेखाएं बनती हैं उन रेखाओं की संख्या कितनी होगी, देखो तो यहाँ बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनती है। तो n का मान आपका 7 हो जाएगा। 7 में से अगर अपने 1 घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा 6 रेखा, 6 रेखाएं बन जाती है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आपकी तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में गिर सकता है, चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में गिर सकता है, पांचवी कक्षा से भी दूसरी में गिरेगा, छठी कक्षा से भी जब ये दूसरी में गिरता है, या सातवीं कक्षा से भी दूसरी कक्षा में गिरता है, उस समय हमको तरंगदैर्घ्य का एक श्रेणी बनती है। इसको बोलते हैं बामर श्रेणी कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। और ये जो बामर श्रेणी बनती है वो आपके दृश्य प्रकाश के अंदर बनती है, ये आपके दृश्य प्रकाश के अंदर बन जाती हैं। और बामर श्रेणी के अंदर मान लो मुझे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, वे रेखा कितनी बनती है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 से निकाल सकते हैं। n का मतलब होता है उच्चतम कक्षा। उच्चतम कक्षा कौन सी आपकी, सातवीं कक्षा। सातवीं -2 कर देगा, बनेगी 5 रेखाएं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 रेखाएं इसके अंदर बन जाती है। इसको बोलते हैं बामर श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में गिर सकता है, पांचवी कक्षा से भी आपके तीसरी कक्षा में गिर सकता है, छठी कक्षा से भी तीसरी कक्षा में गिरता है, और आपके सातवीं कक्षा से भी आपके तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिरता है। तो पहले कक्षा गिरेगा तब लाइमेन बोलेंगे, जब दूसरी में गिरता है बामर कहते हैं, जो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिरता है उसको बोलते हैं अपन पास्टन श्रेणी कहते हैं। तो ये बनेगी आपकी पास्टन श्रेणी बनती है। और ये जो पास्टन श्रेणी बनती है वो आपके अवरक्त श्रेणी, अवरक्त प्रकाश के अंदर बनती है। ये हो जाएगा अवरक्त प्रकाश, या IR बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम बोल सकते हैं IR प्रकाश के अंदर आपकी क्या बनेगी, पास्टन श्रेणी का निर्माण हो जाता है। पास्टन श्रेणी के अंदर मान लो मुझे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके n-3, अर्थात n का मतलब होता है उच्चतम कक्षा। 7 में से 3 बचेंगे 4, तो यानी कि 1, 2, 3 और 4 रेखाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। इसको बोलते हैं पास्टन श्रेणी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा से चौथी कक्षा में गिरे, जब इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से चौथी कक्षा में गिरे, जब इलेक्ट्रॉन आपके सातवीं कक्षा से चौथी कक्षा में गिरता है, उस समय स्पेक्ट्रल रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं, ये पहले होगी लाइमेन, बामर, पास्टन, ये बनता है, इसको बोलते हैं अपन ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण भी आपके अवरक्त प्रकाश के अंदर, अवरक्त प्रकाश, या इसको बोल सकते हैं अपन IR प्रकाश में इसका निर्माण होता है।
और मान लो मुझे ब्रैकेट श्रेणी के अंदर स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके n-4 हो जाएगा। n का मतलब होता है उच्चतम कक्षा, कौन सी आपकी 7 में से 3 गया बचेगा 3, अर्थात 7 में से 4 गया बचेगा 3, तो 1 2 3 रेखा यहाँ पर बन जाती है। जब स्पेक्ट्रम में रेखाओं में छठी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन आपके 5वीं कक्षा में गिर सकता है या 7 से कहाँ गिर सकता है आपके 5वीं कक्षा में गिरेगा, तब एक नई श्रेणी बनती है। पहली बनेगी लाइमैन, बार्बर, पास्टन, ब्रैकेट, और ये बनती है आपकी, इसको बोलते हैं फुंड श्रेणी कहते हैं, इसको बोलते हैं फुंड श्रेणी कहते हैं। और फुंड श्रेणी का निर्माण भी आपके अवरक्त प्रकाश के अंदर, या इसको बोल सकते हैं IR लाइट के अंदर इसका निर्माण होता है। फुंड श्रेणी के अंदर मान लो मुझे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला बनेगा इसका n-5। n का मतलब होता है जो उच्चतम कक्षा होगी 7वीं कक्षा, तो 7 में से 5 ये बचेगा 2, यहाँ पे 2 रेखाओं का निर्माण हो जाता है। अंतिम में जैसे जो 7वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा, आपकी 6वीं कक्षा में गिर सकता है, इसको बोलते हैं अपन हम्पी श्रेणी कहते हैं। ये जो श्रेणी बनेगी इसका नाम हो जाएगा आपके हम्पी श्रेणी कहते हैं। हम्पी श्रेणी का निर्माण भी आपके अवरक्त प्रकाश में होता है, अवरक्त प्रकाश में होता है। और हम्पी श्रेणी के अंदर मान लो मुझे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-6, अर्थात 7 में से अगर 6 गया तो रेखा बनेगी 1, ये आपकी स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या 1 मिल जाएगी। तो ये था आपके हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम मॉडल था। इसमें असतत बनता है और ये आपके बनेगा रेखीय बनता है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की अपन संख्या निकाल दी कि भाई लाइमैन श्रेणी में संख्या कितनी बनेगी, फॉर्मूला आ गया n-1 आ जाएगा। अगर मान लो लाइमैन के बामर आती है उसमें कितनी बनेगी, वो भी n-2 कर देंगे अपन। पास्टन में n-3 कर लेंगे। तो अपन पर्टिकुलरली किसी भी एक श्रेणी के अंदर स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मान लो प्रश्न आ जाए कि जब इलेक्ट्रॉन आपके 7वीं कक्षा से पहली कक्षा में गिर रहा हो या 6वीं कक्षा से पहली कक्षा में गिर रहा हो, ऐसा भी आ सकता है। या प्रश्न आ जाए कि 7वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में गिर रहा हो, तो कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, सबको काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका, पहला फॉर्मूला हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च यानी कोई भी हो सकता है, उच्च ऊर्जा स्तर से आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था का मतलब होता है n=1, जब n=1 में गिरता हो तब स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, कुल निकालने अपन को, पर्टिकुलरली एक नहीं निकाले, एक निकालने लोगों को फॉर्मूला पता चलेगा अपन को कि लाइमैन श्रेणी में n-1 कर देंगे, बार्बर में n-2 कर देंगे, है पास्टन में n-3 कर देंगे, ब्रैकेट में n-4 कर देंगे। लेकिन मान लो टोटली पूछ रहा हो, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके कि जब इलेक्ट्रॉन आपके n 6ठी कक्षा से n पहली कक्षा में कूद रहा है। प्रश्न आ गया कि 6ठी कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कूदता है उस समय कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला है, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n-2 अपन आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी n-1/2 आ जाएगा। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन मान लो आपके कूद रहा है 6ठी कक्षा से, कहां कूद रहा है, पहले कक्षा में, तो n का जो मान होता है वो कहलाएगा उच्च स्तर कहलाएगा। उच्च मतलब कौन सा हो गया आपका 6ठा नंबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो n की जगह रख लेंगे अपन 6 कोष्टक, n की जगह आ जाएगा 6 - 1 बटा आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 का ये 6 का 6 आ गया, 6 में से 5 ये आ जाएगा, 6 में से 1 आ जाएगा 5/2, ये 5 30 बटा 2 आपका आंसर आ जाएगा। कुल रेखा बनेगी आपकी 15 रेखाओं का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लो n बराबर 7वीं कक्षा से n बराबर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में कूद रहा है, उस समय हमें कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमको पता ही है, फॉर्मूला होता है कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निकालना, फॉर्मूला n कोष्टक n-1 ओपन क्या करेंगे अपन 2 कर लेंगे। n का मतलब क्या होता है उच्च ऊर्जा स्तर, ये कहलाएगा आपका 7वीं कक्षा, तो 7 कोष्टक 7 - 1 बटा आ जाएगा 2, 7 का 7 में से क्या आ जाएगा आपके 6/2, ये 7 × 42 बटा अपन 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 21। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन आपके 7वीं कक्षा से जब पहले कक्षा में कूद रहा है उस समय कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या होती है वो आ जाएगी आपके 21 आ जाएगी। 36 से पहले में कूद रहे हैं तभी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन आपके उच्च ऊर्जा स्तर से
मूल अवस्था में लौट रहा है, उस समय स्पेक्ट्रम में रेखाओं को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो कहलाएगा n कोष्टक n-1/2 आप रखोगे, आपको इसकी स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपकी पहले कक्षा 7वीं कक्षा से मान लो दूसरी कक्षा में गिर रहा हो, या 7वीं कक्षा से आपके तीसरी कक्षा में गिर रहा है, उस समय अगर मान लो आपको कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आप इस सूत्र से ज्ञात नहीं कर सकते अपन, इसके लिए नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखना, जब इलेक्ट्रॉन, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया n कोष्टक n-1/2 से निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, कैसे ज्ञात करेंगे? तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, n2 - n1 कोष्टक n2 - n1 + 1/2 आ जाएगा। n2 जहां से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, n1 जिसमें कूद रहा है। जैसे मान लो n बराबर 7 से n बराबर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदता है, अगर पहले में कूदता तो फॉर्मूला आएगा n कोष्टक n-1/2, लेकिन 7वीं से अगर दूसरी में या पहले में कूद रहा है तो n2 का मान हो जाएगा 7 माइनस n1 का मान हो जाएगा 5, फिर अभी 7 - 5 + 1 बटा करेंगे 2, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, इंटू 7 में से 5 गया 2, 2 और 1 3/2 आ जाएगा, 6/2, यानी कुल रेखाओं की संख्या कितनी बनेगी आपके, 3 बनेगी। जैसे n बराबर मान लो 6ठी कक्षा से n बराबर तीसरी कक्षा में कूद रहा है, तो n2 का मान हो जाएगा 6, तो 6 - 3, फिर n1 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखो 6 - 3 + 1 करेंगे बटा 2 हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3, इंटू 6 में से 3 गया 3, 3 और 1 4/2, अर्थात यह आ जाएगा 12/2, तो कुल रेखा बनेगी आपकी 6 बनेगी। इस प्रकार अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अपन को 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर पहली कक्षा अंतिम मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ गिर रहा है, मूल अवस्था में गिर रहा है, तब सूत्र आपका लगेगा ये वाला, और उच्च ऊर्जा स्तर से मान लो अलग अलग कक्षा में गिरता है, उस समय आपको स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो यह फॉर्मूला बनेगा n2 - n1 कोष्टक n2 - n1 + 1/2।